जी, स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दो कैटेगरीज में हम लोग करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस को पहले डील करेंगे, बाद में फिर हम लोग क्रोहन डिजीज को डील करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो उसके अंदर जो आपकी रिमिशन, इसके दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। एक है रिमिशन, फिलहाल एक्यूट सिम्टम्स को ट्रीट करना। उसके लिए बच्चे हम लोग यूज करते हैं 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। और जो इसका मेंटेनेंस का फेज है उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बच्चे यही बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, आप लोगों को जब भी प्रॉफ में मैनेजमेंट पूछी जाए कि किसी भी मतलब डिजीज का मैनेजमेंट लिखो, तो बच्चे सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के कुछ एम्स पता होने चाहिए। नंबर वन चीज ये टू इंड्यूस रिमिशन, ठीक है। नंबर टू एम बच्चे, ये आप लोगों के एससीक्यूज को एनहांस करने के लिए मैं आपको पूरा एससीक्यू की फॉर्म में आंसर लिखवा रहा हूँ। नंबर टू टू मेंटेन रिमिशन, ठीक है। दूसरा एम हमारा ये है। तीसरा एम ये है कि हम लोग प्रिवेंट करें बाउल डैमेज को, ठीक हो गया, बाउल डैमेज। और चौथा एम बच्चे हमारा ये है कि हम लोग अगर कोई डिस्प्लेजिया हो गया है, कोई कोलोनिक कैंसर के लिए डिस्पोजिशन बढ़ रही है, तो फिर हम लोग डिटेक्ट करें डिस्प्लेजिया को, ठीक हो गया, और कार्सिनोमा को प्रिवेंट कर सकें। और पांचवा एम है बच्चे हम लोग सेलेक्ट कर सकें अप्रोप्रिएट पेशेंट्स को सर्जरी के लिए। ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट एम्स हैं। इसमें से अगर आपको 2-3 भी याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये और ये 3 तो आपको आने चाहिए ना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, चलें बच्चे, बल्कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट कराने से पहले मैं जनरली आप लोगों को ड्रग्स के बारे में इंडिविजुअली बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक केस डील करते हैं, ठीक है। लेक्चर बड़ा नहीं होने वाला, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पुराने लेक्चर से छोटा होगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले बच्चे जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं दैट इज यूजुअली 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। जो इसके अंदर जो कॉमनली ड्रग्स आ जाती हैं बच्चे, उसके अंदर आ जाता है आपके पास मेसालाजीन, ठीक हो गया। इसके अलावा आ जाता है ऑलसैलाजीन, ठीक है, और सल्फासैलाजीन। कम से कम 2-3 नाम आप लोगों को, सल्फासैलाजीन, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिक इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये साइटोकाइंस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जितने भी इंफ्लेमेटरी लेवल के साइटोकाइंस होते हैं उनको मॉड्यूलेट करते हैं कि म्यूकोजा उनको रिलीज ना करे, ठीक है, म्यूकोजा में जितने भी सेल्स हैं वो। उसके बाद आपको इनकी एक इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि इनका क्रोहन डिजीज के अंदर कोई बेनिफिट नहीं पाया गया। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो सल्फासैलाजीन है इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है बच्चे, वो ये है कि ये हेडेक करवाती है, ठीक है। इसके अलावा नोजिया करवाती है, डायरिया करवाती है। और एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्लड डिस्क्रेजिया भी करवा सकती है, यानी कि ब्लड के अंदर जो सेलुलर लेवल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करवा सकती है, ठीक हो गया। ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। कुछ ये भी केसेस में रिपोर्ट किया गया है कि अमाइनो सैलिसाइलेट्स रीनल डिस्टर्बेंसेस कॉज करवाती हैं, तो हर 6 मंथ्स पे आरएफटीज करवाने चाहिए। ये आपका प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू है। नेक्स्ट जो बच्चे ड्रग की क्लास आती है दैट आर यूजुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑफ चॉइस है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए दैट इज बच्चे एक्चुअली ब्यूडेसोनाइड। ये आपने याद रखना है। मैंने पहले भी बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, और ये अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी काम कैसे करते हैं? बाय इनहिबिटिंग एनएफ के बीटा पाथवे, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन का पाथवे होता है। ये आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। हर ग्रुप का, हर ड्रग के कुछ ड्रग ग्रुप का नाम, ग्रुप के अंदर जो ड्रग्स हैं 2-3 उनका नाम, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट आपको आने चाहिए। इसके अलावा बच्चे प्रेडनिसोन भी हम लोग यूज करते हैं, प्रेडनिसोलोन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने ये याद रखना है कि ये कभी भी, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, नेवर यूज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी, नेवर यूज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। ना ही तो ये क्रोहन डिजीज के अंदर मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं, और ना ही ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ये आपने याद रखना है, इसको अंडरलाइन कीजिए। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिन लोगों को हम लोग देते हैं उनको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लाजमी देते हैं कि कहीं उनको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए। थर्ड जो क्लास आती है ड्रग की दैट इज एक्चुअली थायोप्यूरिन, और इसके अंदर दो आते हैं बच्चे। एजाथायोप्यूरिन आ गया, ठीक है, और दूसरा आपका आता है मार्केप्चोप्यूरिन, ठीक हो गया। और आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि मार्केप्चोप्यूरिन जो है बेसिकली एजाथायोप्यूरिन एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि लिवर में जाके मार्केप्चोप्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बच्चे? एक ही लफ्ज में काफी है कि दे कॉज इम्यूनोमॉड्यूलेशन, ठीक है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं ये, टी सेल का अपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं, टी सेल अपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपने ये याद रखना है। दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि जब आप लोग थेरेपी स्टार्ट करते हैं,
यानी कि आपने कभी भी किसी बंदे को एजाथायोपी यूरिन और मार्केप्ट ऑफ यूरिन स्टार्ट किया आज, तो आज से तकरीबन उसको कोई 4 महीने के बाद, 4 मंथ्स के बाद उसको इफेक्ट आना शुरू होंगे। ठीक है, 12 हफ्ते लगते हैं, 12 वीक्स लगते हैं इसका इफेक्ट आने में। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस बच्चे यूजुअली इसकी ड्रग विड्रॉल से रिलेटेड है कि अगर इसको विड्रॉ किया जाए खास तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस है बच्चे इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स ये कॉज करने के लिए नोटोरियस हैं। माइल्जियस कॉज कर सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया भी करवा सकते हैं। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस आपने लाजमी याद रखनी है, ल्यूकोपीनिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, और पैंक्रियाटाइटिस। ये प्लीज आपने तीनों याद रखने हैं, ये आपके प्रॉप के टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, कि इसके जो लेवल्स होते हैं वो हम लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं। ठीक है, कहीं कि कहीं इसके इन दोनों ड्रग्स के लेवल इतने ज्यादा ना हो जाए कि जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाए। इसके अलावा बच्चे मीथोट्रेक्सेट दी जाती है, और आपको पता है मीथोट्रेक्सेट एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। और इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है बच्चे वो नोजिया है, वॉमिटिंग है, नोजिया वॉमिटिंग नहीं, नोजिया स्टोमेटाइटिस है, डायरिया है, हिपेटोटॉक्सिसिटी है, और एक और जो नोटोरियस है बच्चे दैट इज न्यूमोनाइटिस। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को हम लोग मिथोट्रेक्सेट देते हैं उनके अंदर पैरास्थीसिया भी हो सकते हैं, पैरास्थीसिया और साथ ही साथ हिर्सुटिज्म, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिक्लोस्पोरिन पे, जो कि साइक्लोस्पोरिन से बेसिकली वर्ड निकला है। तो हम लोग पढ़ते हैं सिक्लोस्पोरिन। जो सिक्लोस्पोरिन होता है बच्चे, ये भी टी सेल की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। इट इज अ टी सेल इनहिबिटर, ये मैं यहाँ पे बात लिख रहा हूँ। और बच्चे ये बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू थेरेपी के तौर पे यूज होता है, स्पेसिफिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस में। प्लीज ये आपका एमसीक्यू को याद रखिएगा। सिक्लोस्पोरिन जो होता है या साइक्लोस्पोरिन, ये सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, क्रोन डिजीज में नहीं यूज होता। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है बच्चे वो 2 हैं, 2 एंड्स आपने याद रखने हैं। नेफ्रोटॉक्सिक है ये, ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग एंटी टीएनएफ एजेंट्स की बात करें, तो एंटी टीएनएफ एजेंट्स में 2 आपने कॉमनली पढ़ने हैं, इन्फ्लिक्सीमैब, ठीक हो गया, और अडेलिमोमैब। ठीक है, और दोनों जो है बच्चे इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके रखते हैं। और दोनों बच्चे आपके दोनों जो एंटी टीएनएफ एजेंट्स हैं, ये दोनों जो हैं क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में यूज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो इनके एडवर्स इफेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, एक्यूट और डिलेड। एक्यूट में बच्चे यही है कि कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है बंदे को, क्योंकि ये थोड़े से एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। और डिलेड में बच्चे आप ये कह लें कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे टाइप 1 होता है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि सीरम सिकनेस हो सकती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो एंटी टीएनएफ एजेंट्स होते हैं, आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस चीज में होते हैं बच्चे, इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर बच्चे टीबी की रीएक्टिवेशन का डर हो उनके अंदर, और कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स में जिनको मॉडरेट टू सिवियर कार्डिक फेलियर हुआ हो, ठीक है, पहले उनकी हिस्ट्री हो। इसके अलावा जो बच्चे ड्रग यूज की जाती है दैट इज एंटी इंटेग्रिन। बस आप लोग इतना याद रखते हैं, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। चले, ये अच्छा याद ना करें, छोड़ दें इसको, इसको नहीं करने की जरूरत। अच्छा, ये चीज बच्चे यहाँ पे बता दूं कि एंटीबायोटिक्स भी हम लोग देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, क्योंकि जब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है तो गट की परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है टुवर्ड्स बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिक एंटी जो है आप लोग देंगे एंटीबायोटिक्स, और अगर बंदे की स्टूल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो एंटी डायरियल भी देंगे। अब बच्चे हम लोग का बिल्कुल फाइनल फेज आ गया है इस टॉपिक का, बिल्कुल आखिर में सिर्फ एक एक ड्रग बताने लगा हूं आप लोगों को इंडिविजुअल केसेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर किसी बंदे को एक्टिव प्रोक्टाइटिस हुआ है, तो एक्टिव प्रोक्टाइटिस के केस में बच्चे आप लोग यूजुअली जो होते हैं वो देते हैं 1 ग्राम मेल्सालाजीन की सपोजिटरी। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये ट्रीटमेंट लिखते हुए आसानी हो। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें, अगर किसी बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ्ट साइड का अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर एक्सटेंसिव अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन दोनों केसेस में बच्चे आप लोग क्या देंगे, डेली उसको ओरल कहेंगे कि 5 ASA एजेंट ले, 5 अमीनो एसिड सैलिसलेट का एजेंट ले, और नंबर 2 आप लोग उसको टॉपिकली भी अप्लाई करने के लिए भी देंगे। ठीक है,
और जो टॉपिकल होती है बच्चे, जो आप ड्रग देते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, तो आप उसको साथ बताते हैं कि 1 महीने के बाद आपने टॉपिकल प्रिपरेशन यूज करना छोड़ देनी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे उसको हम लोग अगर मतलब जो लोग इस चीज से ट्रीट नहीं होते, मतलब इस थेरेपी से ओरली ट्रीट नहीं होते, फिर उनको बच्चे हम लोगों को ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इतना बेनिफिट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में उसको प्रेडनिसोलोन देते हैं, 40 मिलीग्राम देते हैं, ठीक है, डेली के हिसाब से, और हर हफ्ते उसकी 5 मिलीग्राम डोज टेपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज वो बंदा आया है, उसको मैंने 40 मिलीग्राम दी। बच्चे यूजुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में 8 वीक्स के लिए दिए जाते हैं, प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में यूजुअली, ठीक है। तो फिर बच्चे हम लोग क्या करते हैं, अगले हफ्ते उसकी डोज 35 ग्राम कर देंगे, 35 मिलीग्राम पर डे, फिर उससे अगले दिन, उससे अगले हफ्ते 30, इस तरह करते जाएंगे। साथ उसको विटामिन डी और सी की, विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन देंगे। अगर कोई बंदा बच्चे पेशेंट है सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जिसको टॉक्सिक कोलॉन होने का भी चांस है, उसके लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, जरा नोट कीजिएगा इस चीज को। एक सेकंड में आप लोगों को एक इमेज दिखा दूं यहाँ पे। बच्चे मुझे प्लीज एक दफा बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हुई है? जी बी क्विक। ओके, थैंक यू सो मच। बच्चे किसी बंदे को अगर सिवियर किस्म का अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, जिसको हम लोग फुलमिनेंट कोलाइटिस भी कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे आप ये कह लें कि परफोरेशन का रिस्क होता है, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने आपके सामने क्लियरली डिस्प्ले कर दिया है। प्लीज इसको एक दफा देख लीजिए कि सबसे पहले हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसका बीपी कम हो रहा है, पल्स उसकी हाई होती जा रही है, वो शॉक की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, उसको 2 वाइड बोर्ड आईवी लाइंस पास करके आईवी फ्लूइड देंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करेंगे, ट्रांसफ्यूजन कंसिडर करेंगे अगर उसका एचपी 10 से कम है, और इमीडिएटली बच्चे उसको हम लोग आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं 60 मिलीग्राम डेली, जब तक उसके वाइटल्स स्टेबल नहीं होते। एंटीबायोटिक्स देंगे उसको एम्पेरिकल थेरेपी की बेस पे, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और बच्चे न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम लोग आईवी ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देंगे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के प्रोफाइलैक्सिस के लिए, क्योंकि वो उस बंदे का स्टेज ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा ओपिएट्स नहीं देंगे, ठीक है। और एंटी डायरियल्स भी हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो नेचुरली जा रहा है उसको जाने दिया जाएगा। परफोरेटेड गट के केस में या फुलमिनेंट कोलाइटिस के केस में हम लोग नहीं देते, ठीक है। और बच्चे हम लोग कंसिडर करेंगे इन्फ्लिक्सीमैब या सिक्लोस्पोरिन देना उन पेशेंट्स के अंदर जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अगर आपने 3 दिन तक मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया है, तो फिर इसके अंदर क्लिनिकल ओपिनियन आता है, क्लिनिशियन आपको ये बताएगा उस पेशेंट को कि अब हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देनी है या नहीं, हमने आगे मूव करना है, क्योंकि इन्फ्लिक्सीमैब और सिक्लोस्पोरिन का डिसीजन लेना एक ग्रेव डिसीजन होता है, ये एक छोटी बात नहीं होती, ठीक है। ये आपके इम्यून सिस्टम को टोटली कम्बैट, इम्यून सिस्टम के लिए ही लड़ते हैं बेसिकली, लेकिन इसके अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी आ जाती है। उसके बाद बच्चे हमने इन डिजीजेस का सेपरेट ट्रीटमेंट तो पढ़ लिया, अब आप ये देखें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का रिमिशन के अंदर हम लोग क्या देते हैं। तो कहा यह गया है कि ओरली वंस डेली आपने 5 अमीनो सैलिसाइलेट का एजेंट देना है, और यही सबसे अच्छा है। लेकिन कोशिश करें कि जो सल्फासलाजीन है इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है। जो बाकी आपकी ऑल सलाजीन मेसलमेलसलाजीन उनको आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद अगर क्रॉनिक डिजीज की बात की जाए, दिस इज अवर वेरी लास्ट टॉपिक, तो क्रोन डिजीज के अंदर बच्चे इंडक्शन के लिए आप लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, ये आपने याद रखना है। और बच्चे इसका टिपिकल रेजिमेंट यही होता है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है यूजुअली वो ब्यूडेसोनाइड होती है, ठीक है। अच्छा, ब्यूडेसोनाइड के अलावा बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्यूडेसोनाइड की देने की वजह क्या है। ब्यूडेसोनाइड का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो बेसिकली 90% होता है, लिवर के अंदर ही ये सारी की सारी खाई जाती है। इसकी वजह से इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और गट पे इसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इसकी यूजुअल डोज होती है वो होती है 9 मिलीग्राम पर डे, और तकरीबन 6 वीक्स के लिए हम लोग इसको देते हैं। और इसकी डोज को बच्चे हम लोग यूजुअली टेपर ऑफ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ हर 2 वीक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरी 2 वीक्स आपने इसकी डोज को टेपर करना है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। हर हफ्ते नहीं करते जैसे हम लोग प्रेडनिसोलोन की कर रहे थे, इसकी हम लोग जरा सा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग फर्दर इसकी डिस्कशन पे आए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एजाथायोप्यूरिन और बोक उनको हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी में यूज करते हैं, ठीक है। उनकी बच्चे डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए काफी है, क्योंकि आपकी डेविडसन ने भी उसकी डोजेस को टच नहीं किया, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक, लेकिन अभी आप लोगों ने क्लास छोड़नी नहीं है,
1 मिनट में आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ उसके बाद जाना पे। 1 सेकंड बच्चे, आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें निकाली हैं, सो यू मस्ट डू दिस। सब बच्चे ये देखें बच्चे, एक आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट निकाला है। अगर आप लोग इसकी स्नैप लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए बेशक, ठीक है। क्रोन डिजीज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्रोन डिजीज जो होती है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है, ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद बच्चे ये देखें, एक और फ्लो चार्ट आपके लिए यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें बच्चे, एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस का ये फ्लो चार्ट है, इसकी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसने बताया है। अगर अमाइनो सैलिसाइलेट्स काम नहीं कर रहे तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करो, वो भी नहीं काम कर रहे तो साइटोटॉक्सिक इंजेक्शन एजाथायोप्रिन ऐड करो, वो भी नहीं काम कर रहा तो फिर टीएनएफ पे आ जाओ, ठीक है। अब बच्चे देखो, एक और चीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, प्लीज अभी जाना नहीं। तुम लोगों के लिए सब किया है तो अब इधर रह के ये जरा सा करो। सब बच्चे काइंडली अपना पेन और पेज निकाल के इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें प्लीज। आप लोगों से ये मेरी वो है रिक्वेस्ट, समझ लीजिए बिल्कुल इसको। ये एमसीक्यूज बच्चे 10 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, यू हैव एब्सोल्युटली 7 मिनट्स, इनको सॉल्व करें। आंसर की मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ।